नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अब आप देख रहे हैं कि संसद का मानसून सत्र चालू होने वाला है। तो अगर हम लोग संसद की बात करें तो आप देखते हैं कि अनुच्छेद 79 आप लोग पढ़िए। संविधान में संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में किया गया है और संसद के 3 अंग होते हैं। एक आप देखते हैं कि राष्ट्रपति, एक आप देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा। और संसद के सत्र को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और राज्यसभा को आप लोग उच्च सदन कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं। और लोकसभा को आप लोग निम्न सदन कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और देखिए, अगर अधिवेशन की बात करें तो 3 सत्र होते हैं, 3 अधिवेशन होते हैं संसद के हर साल। बजट अधिवेशन ये फरवरी से मई के बीच होता है। मानसून अधिवेशन ये जुलाई से अगस्त के बीच होता है। और शीतकालीन अधिवेशन नवंबर दिसंबर में होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। तो मानसून सत्र में विपक्षी एकता की पहली परीक्षा, सियासी टकराव, मणिपुर हिंसा और दिल्ली अध्यादेश पर घमासान की आशंका। संसद सत्र में दिखेंगे तीखे तेवर। और दिल्ली अध्यादेश संबंधी बिल इसी सत्र में पास कराना जरूरी है। और 20 जुलाई से शुरू हो रहा है मानसून सत्र, 11 अगस्त तक चलेगा संसद का यह सत्र। और 17 बैठकें होगी संसद के सत्र के दौरान। 31 विधेयक संसद में सरकार की ओर से किए जाएंगे पेश। और विधेयक क्या होते हैं? आप देखिए, कोई प्रस्ताव राज्यसभा लोकसभा में आ रहा है तो उसे आप लोग विधेयक कहते हैं। और जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पास होता है, राष्ट्रपति साहब उस पर सहमति देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, वो कानून बन जाता है। और आपने देखा है कि दिल्ली में जो अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को शक्तियां दी थी। केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर, अध्यादेश कौन लाता है? राष्ट्रपति साहब अनुच्छेद 123 के तहत लाते हैं। आगे चलकर आप देखते हैं, लेकिन इसे पास करवाना होता है राज्यसभा लोकसभा से। तो उसके जरिए आप देखिए बुनियादी शक्तियां वो अपने अंडर में ले ली। तो इसीलिए आप देखते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में मामला भी है और आप देख रहे हैं कि अब संसद में भी आना है, पास भी होना है उसे। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापना की गई उसकी। और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनके सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, और साधारण के लिए व्यस्त रूटों पर चलेंगी नॉन एसी ट्रेनें। ये आप देखें, हमारे अश्विनी वैष्णव साहब कह रहे हैं। इंडिया ने दिया नारा, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। ये आप देखते हैं कि अभी हाल ही में जो विपक्षी दल है उन्होंने एक एकता बनाकर एक नया नाम गठबंधन का दिया है, इंडिया। उसी की बात हो रही है। 26 दलों के गठबंधन ने 2024 के लिए तय की है चुनावी टैगलाइन, इंडिया बनाम भारत के विवाद को थामने के लिए उठाया कदम। चलिए, आप देखते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव है ना। लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है? 543 हैं। उसी के लिए गठबंधन हो रहा है। दिल्ली में यमुना एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर है। और आप देखते हैं कि बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ब्रिटेन में ईवी बैटरी कारखाना लगाएगा टाटा समूह। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बात हो रही है। ठीक है। चमोली में नमामि गंगे परियोजना के एसटीपी में फैला करंट, 16 की मृत्यु। गंभीर रूप से सुलझे 11 लोगों को अस्पताल में चल रहा है इलाज। बद्रीनाथ हाईवे स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लोहे के ढांचे में करंट फैलने से हुआ है हादसा। मृतकों में एक दरोगा, 3 होमगार्ड भी शामिल है। देखिए, बरसात के टाइम कहीं भी करंट जाने की व्यवस्था, फैलने की व्यवस्था हो तो उसे रोक दिया करिएगा। इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, 2 बच्चे रोड पर जा रहे थे और आप देखते हैं कि वहां करंट की कोई फैला होगा, वो जैसे ही पानी में उतरे मतलब एक तरह से उन्हें लग गया, उनकी डेथ हो गई। तो ध्यान रखा करिए थोड़ा। वाड्रा की कंपनी के लेन देन का बैंक रिकॉर्ड हुआ नष्ट। यूनियन बैंक ने एसआईटी को बताया बेसमेंट में पानी भरने से हुआ नुकसान। सवाल, अन्य फार्मों के रिकॉर्ड भी नष्ट हुई है या सिर्फ वाड्रा की कंपनी हुई है? पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उन्हीं के दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ दर्ज एफआईआर से संबंधित जांच में पुलिस की एसआईटी को हैरान करने वाला जानकारी मिली है। और आप देखिए, पता चला है कि वाड्रा की कंपनी मेसर्स स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी के वित्तीय लेन देन से संबंधित महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बैंक की शाखा में पानी भरने से नष्ट हो गए। और आप देखते हैं कई बार इन पर आरोप भी लगते रहे हैं कई तरह के।
वंदे मातरम पर आजमी के बयान से महाराष्ट्र विधानसभा में आप देखिए हंगामा। समाजवादी पार्टी के विधायक आसिम आजमी द्वारा बुधवार को राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर दिए गए बयान के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। उन्होंने कहा कि वह वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि ऐसा करना राष्ट्र को सिर्फ झुकाने जैसा है, उनका धर्म ऐसा करने की इजाजत नहीं देता है। देखिए एक बात आप लोगों को बता दूं, चाहे देखिए राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रगान हो या हमारा झंडा हो, इसकी अगर आप इज्जत नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप उसे बेइज्जत भी नहीं करेंगे। हमारा संविधान ये नहीं कहता है, हमारा कोई भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये नहीं कहता है कि आपको जबरदस्ती से गाना पड़ेगा। मौलिक कर्तव्यों में आप लोग देखते हैं, आप लोग संविधान के अनुच्छेद 51 का को पढ़ते हैं ना, उसमें वो जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें आपका कर्तव्य है कि आप इसकी रक्षा करिए, आप लोग इसका कर्तव्य कि इसका सम्मान करिए। लेकिन जबरदस्ती किसी से भी आप लोग कोई वंदे मातरम भी नहीं गरवा सकते हैं, बुलवा सकते हैं, कुछ नहीं। भारत माता की जय, इस तरह के मुद्दे आते रहते हैं ना, तो ये आप लोग याद रखिएगा। लेकिन भारत का है तो गाना चाहिए सब। एआई से होने वाले खतरों पर यूएन में हुई पहली बैठक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मंगलवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थापित के खतरों को लेकर पहली बार बैठक हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने एआई के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने पर जोर देते हुए कहा कि विनियमन का नियम बनना चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और देखिए अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात हो रही। इसकी स्थापना भी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। पांच आपके स्थायी सदस्य होते हैं जिनमें चाइना, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, और 10 आप देखते हैं कि गैर स्थायी सदस्य होते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और एआई पर आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आप देखते हैं कि कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि ए आएगा, नौकरी छिन जाएगी और भी कई तरह के खतरे, तो उन्हीं को नियंत्रित करने के लिए बातें हो रही हैं। वैवाहिक दुष्कर्म से जुड़े मामलों का हल निकालेगा सुप्रीम कोर्ट। वैवाहिक दुष्कर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कहा है कि इससे जुड़े मामले को उसे ही हल करना होगा। मामला बालिग पत्नी से जबरदस्ती करने पर पति को अभियोजन से छूट का है। ये आप देखते हैं शादी के बाद आप देखते हैं अगर कोई महिला अपने पति पर बलात्कार का आरोप लगाती है, दुष्कर्म का, तो उसी की बात हो रही है। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर में सेना के बंकर में आग, कैप्टन बलिदान। पश्चिमी लद्दाख की बात हो रही है कि सियाचिन ग्लेशियर में बुधवार को तड़के सेना के बंकर में आग लगने से एक कैप्टन अंशुमान सिंह बलिदान हो गए। 3 सैन्यकर्मी सुलझे हैं। ये आप देखिए लद्दाख ये है हमारा, और लेह इसकी राजधानी है। 2019 में आप देखते हैं केंद्र शासित बनाया गया है ना, जम्मू कश्मीर से लग करके। इसकी सीमा चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। ये भी याद रखिएगा। पाठ्य पुस्तकों के अनुवाद में वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दों से ना हो छेड़छाड़। मेडिकल इंजीनियरिंग सहित सभी कोर्सों की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में कराने की पहल के बीच उठाया कदम। बदलाव जरूरी होने पर वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली तैयार करने वाले आयोग से संपर्क करने की सलाह दी है। और यूजीसी ने आप देखिए पाठ्यपुस्तकों के भारतीय भाषाओं में किए जाने वाले अनुवाद को लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों को किया सतर्क। कई विषयों की पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी में होने का रहा है ना चलन। आप देखते हैं कि अब जो डॉक्टरी की पढ़ाई है वो भी आप देखते हैं हिंदी में होने की बात हुई। मध्य प्रदेश ने शुरू भी कर दी है, तो उसी की बात हो रही। बेंगलोर को दहलाने की थी साजिश, 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए। संदिग्ध आतंकियों के पास से भारी संख्या में हथियार बरामद। आतंकवादी संगठनों के संपर्क में थे गिरफ्तार सभी संदिग्ध। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। यहाँ भी देख लिया करिए अगर कोई खबर आप लोगों के लिए जरूरी रहती है तो। महामारी से उबरकर गरीबी से निजात का सर्वोत्तम रास्ता दिखा रहा है भारत। विश्व बैंक के प्रमुख अजय बंगा ने की है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रशंसा। भारत की घरेलू खपत दे रही है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती। कहा चीन से बाहर विकल्प तलाश रही है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ऐसे में चाइना +1 स्ट्रेटेजी का लाभ उठा सकता है भारत। देखिए अगर हम लोग विश्व बैंक की बात करें तो इस तरह के जो संगठन हैं उनके बारे में आप लोग सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। इनसे आपकी परीक्षाओं में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। किसका? विश्व बैंक का। भारत भी इसमें शामिल है, ये भी आप लोगों को बता दूं। और आप देखते हैं कि इसमें 189 देश सदस्य शामिल है, भारत भी इसका शामिल है। इसके द्वारा रिपोर्टें जो जारी की जाती थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसी के द्वारा जारी की जाती थी। अब तो वे विकासन बंद हो चुका है। मानव पूंजी सूचकांक और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये अभी भी विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके आप देखते हैं 5 जो विश्व बैंक समूह है उसके पांच संस्थान है उसमें। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुराष्ट्रीय बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी, निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। और देखिए भारत आप देखेंगे कि निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का सदस्य नहीं है, बाकी सबका है। और जो अपना तारमास एजुकेशन नया चैनल है ना, उसमें आप देखिए सभी संगठनों के बारे में बात की जा रही, तो उसे आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम देने आज आएंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। राजनीति के साथ विदेश नीति का भी समृद्ध अनुभव की बात हो रही है। और आप देखते हैं आर्थिक संकट से जब चाइना क्या श्रीलंका गुजर रहा था, तो हम लोगों ने काफी मदद भी की है। पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी आप देखेंगे भारत और श्रीलंका के बीच आप लोगों को देखने को मिलेगी। भारत में पहला रोड फ्रेट क्लस्टर इनिशिएटिव शुरू हुआ है। विश्व आर्थिक मंच ने वायुमंडल को दूषित कर रही हानिकारक गैसों का उत्सर्जन रोकने के भारत के प्रयास की प्रशंसा भी की है। फोरम ने बुधवार को हानिकारक गैसों का तनिक भी उत्सर्जन न करने वाले देश के पहले रोड फ्रेट क्लस्टर इनिशिएटिव को शुरू करने की घोषणा की। यह घोषणा नीति आयोग द्वारा G20 देशों की वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर आयोजित बैठक के मौके पर की गई है। और विश्व आर्थिक मंच की उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में हो रहे प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर नजर रखने वाली समिति की प्रमुख जसमीत खुराना ने बताया कि नई पहल का उद्देश्य वायुमंडल को स्वच्छ बनाना है। इस पहल में अदानी पोर्ट एंड SEZ, अपोलो टायर्स लिमिटेड, TCI ग्रुप और अल्ट्राटेक सीमेंट सहयोगी बने हैं। और उन्होंने बताया कि विश्व आर्थिक मंच और सहयोगी कंपनियों ने अगले 18 से 24 महीनों में 550 इलेक्ट्रिक ट्रक चलाने का संकल्प लिया है। ये ट्रक गुजरात के पश्चिमी तटीय क्षेत्र और महाराष्ट्र में चलेंगे। यहां देखिए 3 संगठनों की बात हो रही है। एक तो WEF, जो आप देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, उसी की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक आप देखते हैं नीति आयोग योजना को स्थिति स्थापित करके आया हुआ है 2015 में। एक आप देखते हैं कि G20, जिसकी हम लोग अध्यक्षता भी कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग कई बात कर चुके हैं। फिर भी आपको बता देता हूं कि 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। और 20 सदस्यों में आप देखिए अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये भी याद रखिएगा। 27 घंटे की यात्रा हिंद प्रशांत क्षेत्र और चीन, ये आप देखिए रानिल विक्रमसिंघे की ताजा भारत यात्रा, दोनों देशों के संबंध में आप देखते हैं उन्हीं के बातें हो रही है। सब दोनों देशों के संबंधों को नए परिदृश्य में नया आयाम देने को लेकर भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने इस यात्रा की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए इस माह के आरंभ में श्रीलंका दौरा किया था। और बीते कुछ वर्षों में श्रीलंका की विदेश नीति में चीन का अहम स्थान रहा है। रानिल की सरकार में ही चीन को अति महत्वपूर्ण हम्बनटोटा बंदरगाह 99 वर्ष की लीज पर दिया गया। भारत के लिए फिलहाल यही सबसे अहम मुद्दा है। अक्टूबर में रानिल चीन भी जाएंगे। और बीते वर्ष आर्थिक संकट के समय भारत ने श्रीलंका का $4 बिलियन की मदद की थी। साथ ही IMF से बातचीत करने के अलावा जापान सहित अपने अन्य मित्र देशों के साथ श्रीलंका का संपर्क भी कराया था। लेकिन एक सच यह भी है कि श्रीलंका पर चीन का सबसे अधिक कर्ज है। और हम्बनटोटा के अलावा कोलंबो बंदरगाह के पास आप देखिए $1.4 अरब की भूमि सुधार योजना। श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर भारत की नई चिंता है। और चीन के साथ नजदीकियों के बीच विक्रमसिंघे का हालिया बयान काबिले गौर है, जिसमें वह कह चुके हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में यह भारत का समय है। एक और अहम मुद्दा श्रीलंका के तमिल समुदाय का है। रानिल विक्रमसिंघे के भारत आने से ठीक पहले श्रीलंका के तमिल राजनीतिक दलों के संगठन TNA और प्रबुद्धजन ने PM मोदी को पत्र लिखा, मामला सुलझाने में मदद मांगी। रानिल ने गत मंगलवार को श्रीलंका के संविधान में बहुप्रतीक्षित
13वें संशोधन पर नया प्रस्ताव दिया है, जिसमें तमिल राजनीतिक दलों ने अस्वीकार कर दिया है। यह संशोधन तमिल प्रभुत्व वाले प्रांतों सहित सभी 9 प्रांतों को अधिक स्वायत्तता के लिए कहा गया है। एक बात और बताऊं, चाइना क्या करता है कि देखिए, कोई देश अगर परेशानी में है तो उसे पैसा दे देगा, मतलब आप देखते हैं कि अपना मदद कर देगा, धन दे देगा, लेकिन वो उसका कर्ज में देता है। और जिस तरह से आप देखते हैं कि हमारे यहाँ किसानों को व्यापारी फंसाते थे ना, कि उन्हें कर्ज दे दिया, इतना कर्ज दे दिया कि उसका फिर ब्याज चुकाने के लिए उन्हीं से लेना पड़ता है, फिर उनकी जमीन हड़प लेते थे। इसी तरह चाइना करता है। यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हुई है, IMF की, तो आप देखते हैं कि इसकी स्थापना के बारे में याद रखिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और इन वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों को रोकना, उनसे उबरने में आप देखिए सहायता करना इसका उद्देश्य है। ब्रिक्स सम्मेलन में जाएंगे PM मोदी, नदारद रहेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। G20 बैठक के बाद पहली बार एक मंच पर होंगे PM मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। और ब्रिक्स देशों की बात करें तो आप देखिए, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संगठन है ना ब्रिक्स, उसी की बात हो रही है। चलिए, तो इसमें अभी आप लोग याद रखिए 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। पैक्स को मिलेगी मजबूती, कॉमन सर्विस सेंटर की तरह भी करेंगे काम, अमित शाह ने कहा है। आप देखिए, प्राथमिक कृषि ऋण समिति है ना, उसी की बात हो रही है। अमित शाह करेंगे 21 जुलाई को दिल्ली में महासंगोष्ठी का उद्घाटन। और देश भर के पुस्तकालयों का होगा कायाकल्प, तैयार होगी रैंकिंग। संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर उठाया कदम। 5-6 अगस्त को आयोजित होगी लाइब्रेरी फेस्टिवल। ये मध्यस्थता विधेयक में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मध्यस्थता विधेयक के संशोधनों में मंजूरी दी है। इन संशोधनों में मध्यस्थता प्रक्रिया पूरा करने की अधिकतम समय सीमा को 360 दिन से घटाकर 160 कर दिया गया है। यानी कि इसमें आप देखिए, जो दोनों का मध्यस्थ होती है ना, समझौता कह लीजिए, उसी की बात हो रही है। असम के डिटेंशन कैंपों की संख्या को लेकर संसदीय दल की बैठक में गर्मा गर्मी है। असम के मुख्य सचिव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की घोषणा। टोका टोकी पर अधीर रंजन चौधरी ने बैठक में से किया वॉकआउट। मोदी ने कलाकृतियां लौटाने पर अमेरिका को दिया धन्यवाद। ये आप देखते हैं, हमारे यहाँ से क्या रहती हैं कि बहुत सारी कलाकृतियां चोरी होकर अमेरिका चली गई, वही लौटाई जा रही हैं, तो उसी को लेकर बात हो रही। ये सब आप देख रहे हैं, राजनीति की बातें चल रही हैं, राजनीति की बातें चल रही हैं। और राजनीति को बस आप लोग देखते रहिए, बाकी तो आप देखते हैं कि इनका चलता रहेगा ड्रामा सबका। ईडी महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल, आप देखते हैं, परब का रिसोर्ट जब्त किया है। इन पर भी आप देखते हैं धोखाधड़ी के कई आरोप लगे हैं। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हम लोग कई बार इसके बारे में बात करते रहते हैं। अमेरिका का विध्वंसक पोत गोवा में भारतीय नौसेना के साथ। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के परिसरों में ईडी ने की तलाशी। मुंबई व कुछ अन्य स्थानों पर 6-7 परिसरों की तलाशी। कैनरा बैंक से आप देखिए 538 करोड़ की कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला। एक गजब, बेजुबानों के चारे में शामिल कर दिया गुटेल। आरक्षित व संरक्षित क्षेत्र के जंगलों में चारा प्रजाति के रूप में हो रहा है गुटेल का रोपण। पौधारोपण को लेकर हुई समीक्षा बैठक में खुली थी बात। अब गुटेल को चारा प्रजाति से हटाया। ये आप देखिए, चारा प्रजाति ना होने के बावजूद किसके आदेश पर हो रहा है गुटेल का रोपण, और अनुश्रवण विंग व अधिकारियों के निरीक्षण में क्यों पकड़ में नहीं आया ये विषय। स्थानीय चारा वृक्ष प्रजातियों के रोपण से क्यों कन्नी काटते रहे वन विभाग। और एक बात आपको बता दूं,
जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जंगलों में वन विभाग द्वारा कराए जा रहे जाने वाले पौधारोपण को लेकर तो परिदृश्य कुछ ऐसा ही है। और देखिए करोड़ों अरबों खरबों का ये फंडिंग होती है, इसके लिए बजट आता है, लेकिन आप देखते हैं कि पेड़ों को लगाकर भूल भी जाते हैं, पता नहीं किस तरह के पेड़ लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार भी होता है भयंकर। भारतीय पासपोर्ट की बड़ी अहमियत, 57 देशों की कर सकेंगे बिना बिना वीजा के मुक्त यात्रा। ये आप देखिए प्रमुख स्थानों में आप देखिए सिंगापुर पहले पर है, दूसरे नंबर पर जर्मनी, इटली, स्पेन है, तीसरे पर जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग और दक्षिण कोरिया, और आप देखिए स्वीडन है, पांचवें नंबर पर ब्रिटेन, डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड है, पांचवें नंबर पर बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, माल्टा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड है। पाकिस्तान के पासपोर्ट को दुनिया में चौथा सबसे खराब स्थान मिला है, 35, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और हेनली पासपोर्ट में सूचकांक में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का रहा है, ये भी याद रखिएगा। अब भारत का 57 देशों की वीजा मुक्त यात्रा की जा सकती है। ये आप देखिए हेनली पासपोर्ट सूचकांक वर्ष 2023 में इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है। वर्ष 2022 में जहां इसकी स्थान 83वां था, वहीं अब 2023 में 80वां है हमारा, ये भी आप लोग जरूर रखिएगा। 192 देशों की वीजा मुक्त यात्रा की जा सकती है, किसके द्वारा, इस सिंगापुर के जो पासपोर्ट है वो शक्तिशाली है, ये भी आप लोग कह सकते हैं। तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने दी नियमित जमानत। ये आप देखते हैं कि जो गुजरात दंगे थे ना 2002 के, गोधरा कांड के बाद दंगों के मामले में निर्दोष लोगों को फंसाने के इन पर सबूत गढ़ने का आरोप लगा है, तो उन्हीं की बात हो रही है। उत्तराखंड में एलिवेटेड रोड पर बड़ी चिंता, आईआईटी को जिम्मेदारी दी जा रही है। दिल्ली देहरादून राजमार्ग पर बन रही 12 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड को लेकर कराई जा रही मॉडल स्टडी। हिमाचल में त्रासदी को देखते हुए NHAI ने निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड की सुरक्षा को उठाए हर संभव कदम। इसमें ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, यहाँ भी आप लोगों को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, हर जगह के लिए मदद मिलती है, एक सामान्य जानकारी भी मिलती है। खालिस्तानियों को कड़ा संदेश दे संसद। ये बीते दिनों खालिस्तान समर्थकों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को आग के हवाले कर दिया और खालिस्तान अलग देश बनाने की मांग करते रहते, पंजाब वाले हिस्से को लेकर कुछ और हिस्सों को मिलाकर। और आप देखिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि राजनयिकों के विरुद्ध हिंसा और राजनयिक परिसरों की क्षति पहुंचाना अमेरिका में अपराध है। और इससे कुछ महीने पहले ही खालिस्तान समर्थकों ने सैन फ्रांसिस्को के इसी परिसर में सुरक्षा घेरा तोड़कर वहां खालिस्तान के झंडे फहरा दिए थे। तब भी अमेरिका अधिकारियों ने यही कहा था कि प्रदर्शनकारियों ने कानून का उल्लंघन किया। असल में राजनयिकों और राजनयिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का दायित्व उसी देश का होता है जहां वे उपस्थित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सभी देशों के लिए यह बाध्यकारी है, लेकिन अमेरिका में घटित घटनाएं यही दर्शाती हैं कि अमेरिका प्रशासन इस दायित्व को गंभीरता से नहीं ले रहा है। यदि इन गतिविधियों में अमेरिका के आपराधिक कानूनों का उल्लंघन हुआ तो फिर कानून एवं व्यवस्था से जुड़ी अमेरिकी एजेंसियां दोषियों पर शिकंजा क्यों नहीं कस पाई हैं। खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा, ब्रिटेन में भी भारतीय राजनयिकों एवं परिसरों को निशाना बनाया। लंदन स्थित उच्चायोग में तो उन्होंने दुस्साहस की सभी सीमाएं लांघकर वहां लगे तिरंगे को हटाकर खालिस्तानी झंडा लगा दिया। कनाडा और ब्रिटेन में कई स्थानों पर भारतीय राजनयिकों को धमकी भरे पोस्टर देखे गए। इंटरनेट मीडिया पर भी इन धमकियों को प्रचारित किया गया है। और इससे पहले खालिस्तान समर्थक वारिस पंजाब दे संगठन के समर्थन में सक्रिय हुए, लेकिन अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी से उनका उत्साह ठंडा पड़ गया है। अब कनाडा में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की मौत से झल्लाए भारत विरोधी तत्वों ने भारतीय राजनयिकों और प्रतिष्ठानों का निशाना बनाने की मुहिम छेड़ी हुई है। और पश्चिमी देशों में खालिस्तान समर्थकों की इन गतिविधियों को लेकर कनाडा के संदर्भ में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आप देखते हैं कि पिछले महीने कहा कि इस मामले में वहां की सरकार का ढुलमुल रवैया वोट बैंक राजनीति का परिणाम है। उन्होंने चेताया कि कनाडा के ऐसे रवैये का द्विपक्षीय रिश्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कनाडा में बहुत सारे आप देखते हैं कि आपको देखने को मिल जाएंगे जो खालिस्तान समर्थक हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने बताया कि भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई अपने साझेदार देशों से कहा है कि वे खालिस्तान समर्थकों को पनपने की गुंजाइश ना दें, क्योंकि उनकी कट्टर एवं अतिवादी विचारधारा न केवल भारत बल्कि इन देशों के लिए भी हितकारी नहीं है।
इस बीच यह भी सवाल उठता है कि क्या खालिस्तान समर्थकों की हरकतों और संबंधित देशों की सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर भारत ने सही प्रतिक्रिया दी है। अब समय आ गया है कि भारतीय राजनीतिक बिरादरी इन देशों की सरकारों को संसद के माध्यम से संदेश दें, वे भारतीय राजनयिकों को संरक्षण प्रदान करने के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पूरी तरह से पालन करें। साथ ही स्पष्ट करें कि भारत यह कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि ये देश ऐसे किसी भी समूह को वैसी गतिविधियां चलाने दें जो उनकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देती हो। निश्चित रूप से खालिस्तान समर्थक भी इस श्रेणी में आते हैं। ऐसा करना उचित होगा क्योंकि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। खालिस्तान समर्थकों की कनाडाई राजनीति पर पकड़ मजबूत है। वहां के नेताओं को उनका यह प्रभुत्व अवश्य समाप्त करना चाहिए। खालिस्तान असल में वह पाकिस्तानी प्रपंच है जिसका उद्देश्य भारत को क्षति पहुंचाना है। सिख समुदाय की भारत के प्रति निष्ठा को कमजोर करना पाकिस्तान की लंबे समय से आप देखिए कुत्सित मंशा रही है। पाकिस्तानियों को यह पता होना चाहिए कि सिख समुदाय अपनी देशभक्ति के लिए प्रतिष्ठित है। भारत की सुरक्षा के साथ ही कृषि, आर्थिक और वाणिज्यिक प्रगति में उसका अहम योगदान है। इसके बावजूद पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आता। वास्तव में कुछ पाकिस्तानी इतिहासकार इस तथ्य पर अफसोस जताते हैं कि 1947 में मुस्लिम लीग ने हिंदू सिख दोनों के खिलाफ दंगे भड़काए। वे महसूस करते हैं कि केवल हिंदुओं को ही निशाना बनाना चाहिए था ताकि हिंदुओं और सिखों में विभाजन की खाई पैदा कर सके। यह भी पाकिस्तान का ऐसा सपना है जो कभी पूरा नहीं होने वाला है। लेकिन भारतीय नीति नियंताओं और राजनीतिक वर्गों को इस मामले में पाकिस्तान के दूरगामी उद्देश्यों से वाकिफ होना चाहिए। ऐसे में भारतीय जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था संसद के माध्यम से ऐसा स्पष्ट संदेश दिया जाए कि पाकिस्तान द्वारा खालिस्तान समर्थकों के माध्यम से माहौल बिगाड़ने के मंसूबों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दो अन्य बिंदुओं की चर्चा जरूरी है। पहली यह है कि भारत से बाहर रह रहे सिखों को लुभाने के लिए पाकिस्तान हर कदम कर रहा है। खालिस्तान समर्थकों को पाकिस्तान में ठिकाना बनाने की अनुमति है। पाकिस्तान में आप देखिए सिख आस्था से जुड़े स्थानों की देखभाल से जुड़े विचार में भी यही दिखता है। पाकिस्तान के ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक विश्वविद्यालय की स्थापना पर काम चल रहा है और यह महसूस किया जा सकता है कि सिखों, विशेषकर भारत से बाहर रहने वाले इस समुदाय के लोगों पर अपना प्रभाव जमाने में पाकिस्तान लगा हुआ है। चूंकि पाकिस्तान का यह अभियान अभी शुरुआती दौर में है तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इस पर कड़ी नज़र रखनी होगी। और दूसरा बिंदु पश्चिमी देशों के उस रवैये से जुड़ा है जिसमें उनका दावा होता है कि खालिस्तान समर्थन से जुड़ी मुहिम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में आती है। भारत को ऐसे दावों को सिरे से खारिज कर स्पष्टता से अपना पक्ष रखना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं कि किसी भी देश में एक समूह को भारत की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध गतिविधियां चलाने दी जाए। भले ही ये देश अपने कुछ हिस्सों का अलग होने के लिए जनमत संग्रह करने की अनुमति देते हो, लेकिन भारत को इस पर अड़ग रहना चाहिए कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े उसके कानूनों का हर हाल में पालन किया जाना चाहिए। लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं विवेक काटजू के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। समान नागरिक संहिता पर अनुचित आपत्तियां। ये आप देखिए अभी जो समान नागरिक संहिता की बात हो रही, यूजीसी की बात हो रही है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, देखिए सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। अभी आप देखते हैं कि जो शादियां होती हैं, विवाह की बात हो रही, जो आप देखिए अलग होने की, तलाक की बात होती, संपत्ति में बंटवारे की बात होती, गोद लेने की बात होती, अलग अलग धर्म में, अलग अलग समुदाय में अलग अलग देखने को मिलती है। और जब समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा ना तो सबके लिए एक समान रहेगा। जब से समान नागरिक संहिता लागू करने की बात छिड़ी है तब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ और दूसरे कई मुस्लिम संगठनों के साथ अनेक दल इस संहिता का विरोध करने में जुटे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता को इस्लाम की शरिया कानून के विरुद्ध गैर इस्लामी बताया। उनके अनुसार किसी मुसलमान की ओर से इस संहिता को नहीं अपनाया जा सकता है। चूंकि मैं स्वयं इस्लाम का अनुयायी एवं शोधार्थी हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस अनुचित आपत्ति की असलियत सभी नागरिकों और विशेष रूप से मुस्लिम भाई बहनों के सामने रखूं ताकि वे इस्लाम की सही शिक्षाओं को समझते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी स्वयंभू संस्थाओं के मनचाहे इस्लाम से पीछा छुड़ाएं हो। कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में दिए गए निर्देशों के अनुरूप भारतीय संविधान का पालन करें। समान नागरिक संहिता का राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए समान होना अनिवार्य है। भारत में सभी नागरिकों के लिए समान संहिता बनाने का निर्देश संविधान के अनुच्छेद 44 में। ये आप देखिए जिनने आर्टिकल लिखा है वो मुस्लिम है, तो आप देखिए उन्होंने अपने हिसाब से पूरी व्याख्या की हुई है, तो इसलिए आर्टिकल महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये कह रहे हैं कि जब देश में आप देखिए हर कोई कह रहा है एक संविधान है, एक देश है, तो एक कानून क्यों नहीं हो सकता है। और जब आप देखिए इस्लाम का उदय हुआ तब पैगंबर मोहम्मद साहब ने प्राथमिक रूप से लोगों में एक ईश्वर के प्रति आस्था और शिष्टाचार लाने के उपरांत आप देखिए वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप
एक इस्लामी राज्य की स्थापना की। इसका उद्देश्य सभी मुस्लिमों और दूसरे नागरिकों को व्यवस्थित तथा सुरक्षित रखना चाहिए। कुरान की शिक्षाओं से यह स्पष्ट होता है कि इस्लामी राज्य ईश्वर की इच्छानुसार लोगों को व्यवस्थित करने की का एक मार्ग है, लेकिन यह मार्ग केवल तभी संभव है जब ईश्वर का दूत यानी पैगंबर स्वयं धरती पर हो। ये आप देखिए, यदि ईश्वर का दूत धरती पर नहीं है तो मुस्लिमों को इस्लामी राज्य के अधीन होना अनिवार्य नहीं है। कुरान के साथ मोहम्मद साहब की शिक्षाओं, जिन्हें हम हदीस कहते हैं, को पढ़ने से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि मुस्लिम होने के लिए किसी व्यक्ति को अल्लाह में विश्वास, 5 बार की नमाज अदा करना, रमजान के महीने में रोजा रखना, साल में 1 बार ज़कात देना और यदि संभव हो तो हज करना आवश्यक है। जब कोई मुस्लिम किसी इस्लामी राज्य में ना हो तो फिर वहाँ की नागरिक एवं दंड संहिता का इस्लामी होना आवश्यक नहीं होता है। कुरान में स्पष्टता से कहा गया है कि ईश्वर में आस्था रखना और अच्छे कर्म करना किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए आवश्यक है। यही बात हदीसों में भी बार बार साफ तौर पर कही गई है। इसी सब की पुष्टि भारतीय मुसलमान निरंतर करते चले आ रहे हैं, क्योंकि आपराधिक मामलों में वे भारतीय दंड संहिता को बिना किसी आपत्ति के अपनाए हुए हैं। अतः यह कहना ईश्वर की किताब में बताए गए कानूनों एवं दिशा निर्देशों के पालन के बिना कोई व्यक्ति इस्लाम में नहीं रह सकता है, एक अंतर्विरोध भरी गलत बात है। और इसे भी समझ लिया जाना चाहिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ इस्लाम की किताबों पर उलेमाओं की अपनी अपनी समझ का नतीजा है, ना कि कुरान और हदीस में बताई गई बातों का एक मत स्वरूप। अगर सरिया कानून कुरान और मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के अनुरूप होता तो फिर मुस्लिम समाज में उसे लेकर अलग अलग व्याख्याएं नहीं होती। हाल में किए गए कुछ सर्वेक्षणों से यह स्पष्ट है कि देश में तमाम मुस्लिम महिलाएं इस्लामी किताबों की अलग अलग व्याख्याओं के माध्यम से बनाए गए मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह समान नागरिक संहिता को अपनाना चाहती हैं। एक मीडिया संस्थान के देश के 25 राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों में 8,000 से भी अधिक मुस्लिम महिलाओं ने से समान संहिता पर राय जानने के लिए एक सर्वेक्षण किया। इसमें अधिकतर महिलाओं ने बहुविवाह पर आपत्ति जताई, संपत्ति में बराबर के अधिकार की मांग की और गोद लेने के मामले में छूट की पैरवी की। यह सर्वेक्षण इसका प्रमाण है कि भारत में अधिकतर मुस्लिम महिलाएं पर्सनल लॉ बोर्ड कानून से पीड़ित होकर समान नागरिक संहिता चाह रही। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक तर्क यह भी है कि चूंकि भारत विविधताओं से भरा देश है, अतः यह समान नागरिक संहिता लागू करना अनुचित होगा। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान इस संहिता को संविधान विरोधी कह रहे हैं। ये दोनों ही कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का खुला विरोध है, क्योंकि समान नागरिक संहिता की कल्पना तो संविधान में प्रस्तावित है। हमारे संविधान निर्माता इससे भली भांति अवगत थे कि भारत विविधताओं से भरा देश है। वास्तविकता यह है कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य भारत की विविधता को समाप्त करना नहीं, बल्कि सभी नागरिकों को बराबरी का एहसास कराना है। समान नागरिक संहिता को लेकर अनुच्छेद 44 का खुला विरोध यही स्पष्ट करता है कि कुछ मुस्लिम संगठन और राजनीतिक दल संकीर्ण राजनीतिक कारणों से इस संहिता पर आपत्ति जता रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग इस्लाम से जुड़ी किताबों एवं भारतीय संविधान का स्वयं अध्ययन करें और यह समझें कि इस्लाम ना तो किसी दूसरे पंथ के प्रति बैर का संदेश देता है, ना ही संविधान देश के प्रति असम्मान प्रकट करता है। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इस्लाम या किसी अन्य मत के विरुद्ध कोई बात नहीं है। भारत में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, मुस्लिम, ईसाई, अन्य सभी मतों के लोग संविधान के प्रति आस्था रखते हैं। ऐसे में दंड संहिता की तरह समान नागरिक संहिता से भी संविधान की मनोकामना पूरी होगी और राष्ट्र की एकता को बल मिलेगा। लेखक दर्शन शास्त्री, इस्लामी धर्मशास्त्र के शोध करता है, इनका नाम है ताहिर अनवर। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। कृपा, परमात्मा परमेश्वर कृपा की सिंधु और दया के सागर हैं। कृपा निधान, चलिए ये भी कॉलम अच्छा लिखा जाता है, पढ़ सकते हैं आप लोग। यहाँ आप देखिए, अब संसद का सही तरह से चले संसद, क्योंकि आप देखते हैं कि लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं इस पर और आपके सबके होते हैं, लेकिन हंगामे में आप देखते हैं कि गुजर जाते हैं। इच्छा शक्ति पर सवाल, यार राज्य में अपराधियों के बढ़ते मनोबल को तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन को उठाने होंगे सख्त कदम। झारखंड में आप देख रहे हैं जो मनमानी चल रही है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, हाल ही में फिक्की द्वारा जारी भारत में सड़क सुरक्षा नामक रिपोर्ट में बताया गया कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण देश भर में हर वर्ष लगभग 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यह दुनिया में इस तरह होने वाली मौतों का 11% है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 30% लोगों की मौत हेलमेट ना पहनने और 11% की सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से होती है। आपको बताया ना कि हेलमेट हम लोग इसलिए लगाते हैं कि कहीं हमारा चालान ना कट जाए, हमें इसका डर रहता है। अगर ये डर ना होता तो हम कभी ना पहने। अपनी सुरक्षा तो हमें कोई जरूरी समझते ही नहीं है। और आप देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सड़क हादसों को जान लेने वाले 8वां सबसे बड़ा कारण बताया। इसके अनुसार अब तक 1.3 अरब लोगों की जान दुर्घटना के कारण जा चुकी है और जबकि 5 करोड़ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 5 से 29 साल की उम्र में यह बच्चों और युवाओं की मौत का सबसे बड़ा कारण रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2021 में देश में आप देखिए कुल 4,12,400
32 सड़क हादसे हुए। इनमें आप देखिए 1,53,972 लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 3,84,448 लोग जख्मी हुए। सीट बेल्ट ना पहनने से 16,397 और हेलमेट ना पहनने से आप देखिए 46,593 लोगों की जान गई। खराब सड़कों पर बढ़ते वाहन भी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। लोगों की लापरवाही के कारण पैदल चलने वालों को भी सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। जाहिर है कि सब जब वाहन चालक यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे, नए नशे में वाहन चलाएंगे, ड्राइविंग करते हुए मोबाइल पर बात करेंगे, बिना हेलमेट पहने और सीट बेल्ट लगाए निर्धारण गति से तेज गाड़ी चलाएंगे तो सड़क जानलेवा ही जाएगी। और इसके मद्देनजर बीते वर्षों में यातायात से जुड़े नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है, यातायात को सुगम आप देखते हैं कि और सुरक्षित बनाना है। केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के अलावा तरह तरह के कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन नियमों का जमकर उल्लंघन करते हैं। केवल हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने से देश भर में सड़क हादसों के कारण 40% मौतें रोकी जा सकती हैं। बहरहाल इन सड़क हादसों से न केवल इंसान बल्कि जानवरों को भी बहुत नुकसान होता है, क्योंकि वे इंसानों की तरह ना तो यातायात के नियम जानते हैं और ना ही उन्हें कई बार वाहनों की तेज गति का पता चल पाता है। ऐसे में लोगों को यातायात के नियमों का पालन करना होगा, हेलमेट सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाना होगा, साथ ही पैदल चलने वालों और जानवरों का भी विशेष ध्यान रखना होगा। इससे न केवल वे खुद को बल्कि दूसरों को भी दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं। आप भी सुरक्षित चला करिएगा, और मैं कहता हूँ कि सामने वाला सुरक्षित चला है वो भी देखा करिएगा। कई बार उनकी गलतियां भी हमें भुगतनी पड़ जाती। ये भी छोटी छोटी कॉलम है, ये भी देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव की स्पष्ट होती तस्वीर। अब आगामी लोकसभा चुनाव का परिदृश्य नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होता प्रतीत हो रहा है। कहने के लिए भले विपक्षी गठजोड़ अपना नामकरण यूपीए से इंडिया कर रहे हो, लेकिन एनडीए नए सिरे से आप देखते हैं कि बने। लेकिन सच यही कि मुकाबला दो विचारों के बीच ही होने जा रहा है। एक नरेंद्र मोदी का विचार दुनिया को भारत का महत्व स्वीकार करना ही है, और दूसरा राहुल गांधी का विचार कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। अमेरिका, यूरोपीय संघ के देश बेखबर हैं। और एक बात आप लोगों को बता दूं, अगर नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी हो जाए तो आप देखते हैं मोदी राहुल पर भारी पड़ेंगे। तो मुझे लगता है ऐसा कि इस बार ऐसा दिख भी रहा है कि ये किसी बनाम नहीं करने के मूड में है। विपक्ष वाले वो जानते हैं, वो इसलिए मुद्दों पर जोर दे रहे हैं, और मुद्दों पर जोर देंगे तो बेशक आप देखते हैं टक्कर दे पाएंगे। खरी खरी अब मैं बनाऊंगा चौथा मोर्चा। चलिए आप देखिए तंज कसा जाता है। नेताओं को एकजुटता दिखाने का मंत्र। मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। अब पिंजरे से आजाद हो गया तोता। ईडी और सीबीआई की बात हो रही है, इन पर भी आरोप लगते रहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता रहता है। रूस से क्रूड की खरीद में आएगी कमी। भारतीय कंपनियों के लिए अब फायदे का सौदा नहीं रहा कच्चा तेल खरीदना। 21 अरब डॉलर का कच्चा तेल रूस से खरीदा पिछले वित्त वर्ष में। 11.9 अरब डॉलर का कच्चा तेल अमेरिका से खरीदा 2022-23 में। भारत की वृद्धि दर के अनुमान को एडीबी ने आप देखिए 6.4 पर कायम रखा, एशियाई विकास बैंक ने। इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, एडीबी के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहा हूं। 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहली बार 67,000 के पार बंद हुआ सेंसेक्स। ये सहारा रिफंड के लिए कॉमन सर्विस सेंटर से भी आवेदन कर सकते हैं। जो आप देखते हैं कि सर्विस सेक्टर को, इसमें जिसने भी आप देखते हैं जिन लोगों ने निवेश किया होगा उन्हीं की बात हो रही। 3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल हुए हैं। अब आम लोगों को 70 रुपये में मिलेगा टमाटर। फ्लास्क के मानक तय करने वाली अधिसूचना जारी हुई है। सरकार ने अच्छी गुणवत्ता वाली इंसुलेटेड फ्लास्क, बोतलों और कंटेनरों में की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटेन में 4 अरब पाउंड से ईवी बैटरी कारखाना लगाएगा टाटा समूह। बिना डॉलर कर सकेंगे ट्रेड और ट्रेवल। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली की मदद से हो सकेगा संभव। डिजिटल इंफ्रा तैयार करने के लिए भारत की मदद चाहते हैं कई देश। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। अमेरिका ने चीन की वुहान लैब की फंडिंग को निलंबित किया है। यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत चिंतित, वार्ता की राह पर लौटने की अपील की है। ये आप देखिए रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है ना। पाकिस्तान अत्यधिक आर्थिक जोखिम कर रहा है सामना, आईएमएफ कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कह रहा है। वैश्विक छात्र पुरस्कार के लिए 5 भारतीय छात्र अंतिम 50 में शामिल हुए हैं। ये आप देखिए 5 भारतीय छात्रों ने वैश्विक स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। देश में अध्ययन
5 छात्रों को वैश्विक छात्र पुरस्कार 2023 के लिए अंतिम 50 छात्रों में चयनित किया गया है। इन छात्रों ने 122 देशों के 3,851 आवेदकों के बीच अपनी जगह बनाई है। $1 लाख का यह छात्र पुरस्कार चेक संस्था द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। यह वार्षिक पुरस्कार एक साधारण छात्र को दिया जाता है जिसने सीखने से अपने साथियों के जीवन और उससे परे समाज पर प्रभाव डाला हो। ये आप देखिए, इसमें आप देखेंगे जो छात्र हैं ना, नम्या जोशी, ये आप देखिए सतपाल स्कूल की हैं। मोहाली शहर के चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र रमंदर बिश्नोई, राजस्थान कोटा शहर के सरपदम पदमपत सिंघानिया स्कूल का छात्र पदमक्ष खंडेवाल, तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई शहर का छात्र विनीसा उमाशंकर और गुजरात के गांधीनगर शहर का छात्र ग्लैडसन बघेला शामिल है इसमें। ठीक है। ब्रिटेन में 7 वर्षीय भारतीय बंसी छात्रा को मिला प्रतिष्ठित पुरस्कार। ब्रिटेन में 7 वर्षीय भारतीय बंसी स्कूली छात्रा मोक्षा राय को प्रतिष्ठित पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोक्षा ने महज 3 साल की उम्र में माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की स्थिरता पहले के लिए स्वच्छता से काम करना शुरू किया है। गत सप्ताह मोक्षा ने ब्रिटिश उप प्रधानमंत्री ओलिवर हाउडन से हासिल किया है। यह पुरस्कार जीतने वाली मोक्षा ने खुशी भी जाहिर की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल हिल दंगा मामले में जताई गिरफ्तारी की आशंका। ये आप देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। वर्जीनिया की स्वास्थ्य सेवा में अहम भूमिका निभाएंगे संधू। अमेरिकी के वर्जीनिया प्रांत में गवर्नर ग्लेन याकिन को ने भारतवंशी डॉक्टर विमलजीत सिंह संधू को स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रमुख प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया है। खुदकुशी करने वाले कनाडाई सिख के पुलिसकर्मी के विरुद्ध चल रही थी जांच। दिलबाग पर किशोरी को अनुचित संदेश भेजने का था आरोप। अगस्त 2020 में उसे पुलिस सेवा से निलंबित कर दिया गया था। यूरोप, अमेरिका, चीन में लू गर्मी का प्रकोप, रिकॉर्ड तोड़ रहा है तापमान। प्रदर्शन बढ़े तो होगा न्यायिक सुधार कानून पर पुनर्विचार, इजरायली मंत्री कह रहे हैं। ब्रिटिश पीएम ने एलजीबीटी सैन्य दिग्गजों से माफी मांगी। कहा 2000 से पूर्व एलजीबीटी सैन्य को उत्पीड़न झेलना पड़ा। ये आप देखिए, प्रतिबंध हटाने में देरी ब्रिटिश राज्य की भयावह विफलता थी। लेस्बियन, ग्रे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर के लिए बात हो रही है। ब्यूटी पार्लर बंद करने के आदेश के खिलाफ सड़क पर उतरी अफगानी महिलाओं को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग भी की। अब आप देखिए, तालिबानों का कब्जा हो चुका है अफगानिस्तान में। ये है अफगानिस्तान, लद्दाख वाली सीमा लगती है ना वहीं, तो इनके अलग कानून है। अमेरिकी कंपनियों ने की H1 वीजा कोटा दोगुना करने की मांग। कंपनियों की संघ IT सर्व ने कहा है कि कामगारों की कमी से प्रभावित हो रहा है कारोबार। अब आप देखिए, अमेरिका में कामगारों की कमी है, हमारे यहाँ ज़्यादा है। हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग काम के लिए भी जाते हैं वहाँ। ये आप देखेंगे खेल का क्षेत्र है और खासकर हमारे देश में क्रिकेट काफ़ी पसंद किया जाता है। तो आप देख 2 सितंबर को भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान एशिया कप के लिए। पेड़ों राजावत दूसरे दौर में सिंधु और श्रीकांत फार्म में चल रहे हैं। HS पेड़ों ने यहाँ शानदार प्रदर्शन करते हुए बुधवार को कोरिया ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट में दूसरे दौर में प्रवेश किया है। वाडा ने भारतीयों के 12 पॉजिटिव टेस्ट हटाए। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी है ना वाडा, उसी की बात हो रही है। रोहित की शीर्ष 10 में वापसी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भारत को कांस्य पदक। भारत की अंडर-15 और अंडर-19 लड़कों की टीम ने 27वीं एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल में यह क्रमशः सिंगापुर और हांगकांग को हराया है। बजरंग विनेश को सीधे प्रवेश देने पर फूटा गुस्सा, ये आप देखिए, और भारतीय ओलंपिक संघ की तरह समिति द्वारा। जेमिमा के ऑलराउंड प्रदर्शन से भारत ने बांग्लादेश को हराया। ब्राड 600 टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें गेंदबाज बने। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। टेनिस के आकाश पर नए सितारे की दस्तक तरुण गुप्ता। साई के शतक से भारत ने लगाई जीत की इमर्जिंग एशिया कप के लिए खिताबों की हैट्रिक। 2007 का पल है। विश्व कप की बात हो रही, वनडे। चोरी के 41 मामलों में 83 वर्ष की सजा पाए व्यक्ति को रिहा करें, मुंबई हाईकोर्ट करा। निचली अदालतों में ने चोरी के 41 मामलों में सुनाई थी सजा। किसी जज ने नहीं कहा सजाएं साथ साथ चलेंगी। गरीबी के कारण 38 मामलों में नहीं मिला वकील। कोर्ट ने कहा कि वकील मिलता तो कब का बरी हो गया होता। हमारे देश में आप देखते हैं कि इसी पर उठती रहती ना सवाल न्याय व्यवस्था पर। कैमरे पर आए बिना करें वीडियो का कॉल। देखिए, ईमेल कोड लिखने में भी गूगल वार्ड की मदद।
नए नए टेक्नोलॉजी है। दुष्कर्म पीड़िता के बयान के आधार पर दोषी करार देना असुरक्षित है, कोर्ट कह रहा है। आप देखें, आरोपी ने न्यायालय के सामने संपत्ति के विवाद में झूठे मामले फंसाने जाने की सफाई दी है। चलिए, यहां भी आप देखिए महत्वपूर्ण खबरें देखने को मिल जाती हैं, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिल जाती हैं। पहली बार आप देखते हैं कि किसी इंसान ने चंद्रमा की सतह पर रखा था कदम। 1969 में आज ही के दिन अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री आप देखेंगे कि बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग ने अपनी चंद्रमा मॉड्यूल को चांद पर उतारा था। इसके लगभग 6 घंटे बाद आर्मस्ट्रांग पृथ्वी से परे दुनिया की सतह पर चलने वाले पहले इंसान बन गए थे। दोनों ने चंद्रमा की सतह पर 21 घंटे 36 मिनट बिताए थे, जो रिकॉर्ड है। अंतरिक्षयान वाइकिंग आइलैंडर ने की मंगल ग्रह पर सफल लैंडिंग। 1976 में आज ही दिन अमेरिका के वाइकिंग आइलैंडर अंतरिक्षयान ने मंगल ग्रह पर पहली बार आप देखें सफल लैंडिंग की थी। इसे 20 अगस्त 1975 को लॉन्च किया गया था। इसने ग्रह की कई तस्वीरें प्रसारित की थी। साथ ही यान में मौजूद रोबोट ने ग्रह से मिट्टी के नमूने भी एकत्रित किए थे। एवरेस्ट फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा। ये दिव्यांग पर्वतरोही अरुणिमा सिन्हा का जन्म 1989 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हुआ था। स्कूल में पढ़ाई के दौरान वह खेल गतिविधियों में रुचि ने लगने लगी। 2001 में डकैती के प्रयास में दौरान चली ट्रेन में से फेंक दिए जाने के कारण उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का संकल्प लिया। उन्होंने प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल से एवरेस्ट की चढ़ाई का प्रशिक्षण लिया। 21 मई 2013 को कृत्रिम पैर के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला है। ये आप देखिए सोलर इलेक्ट्रिक कार। लेबनान में एक उद्यमी हिसाम ने आर्थिक संकट के साथ उपजे ईंधन संकट से सीख लेते हुए सोलर इलेक्ट्रिक कार बना ली। देख लीजिए, नए डिवाइस से अल्प अवधि और कम लागत में होगी कोशिकाओं की सूक्ष्म जांच। आईसर भोपाल में सस्ती माइक्रो फ्लूइडिक डिवाइस बनाने की तकनीक तैयार। अभी बेहद महंगी मशीनों से की जाती है जांच। माइक्रोस्कोप लगाकर हो सकेगा प्रयोग इसका। चलिए, लक्षण उभरने से पहले हो सकती लेवी रोग की पहचान। शोधकर्ताओं ने लेवी वाड़ी रोग को उनके इस लक्षणों से उभरने से पहले पहचाना जा सकता है। अनुसंधान होते रहते हैं। नवजातों में हृदय रोग के नए जीनों की खोज। हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम नामक घातक बीमारी का सुलझेगा रहस्य। फ्रूट फ्लाई का प्रयोग, जीन की गतिविधियों को किया गया ब्लॉक। नई जानकारी बीमारी की रोकथाम और इलाज खोजने में हो सकती है मददगार। नीलाम होगी 121 वर्ष पुरानी कैडबरी चॉकलेट लंदन में। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। मेहनत करते रहिए आप लोग।